हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर आज लेकर आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है विराम चिन्हों का प्रयोग। शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। इसकी परिभाषा देखते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। भाषा को अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा को अधिक स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। या फिर अगला देखते हैं। हमने दो परिभाषाओं को दो तरह से लिखा है। देखते हैं ये वाला या फिर करके। व्यक्ति अपने मन के भाव विचारों को व्यक्त करते समय, व्यक्ति अपने मन के भाव विचारों को व्यक्त करते समय जब कभी कभी बीच में यह बात खत्म होने पर रुकता है तो रुकावट या ठहरने को विराम चिन्ह से व्यक्त करते हैं या किया जाता है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना या फिर रुकना। देखते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो मानना है इनका। देखते हैं विराम चिन्हों की कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। 20 मानी गई है उनके द्वारा, जो कि पूर्ण विराम को छोड़ करके। तो इसमें देखते हैं अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है दोस्तों। और दूसरा है हमारा अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे होता है। तीसरा है हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे लगता है। और चौथा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगता है। पांचवा है हमारा विस्मयवाचक चिन्ह ऐसे लगता है। और छठा है हमारा निर्देशन चिन्ह ऐसे लगता है। और सातवां है उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इस तरीके से लगता है। और आठवां है हमारा योजक चिन्ह ऐसे लगता है। नौवां है हमारा विवरण चिन्ह, इस तरीके से लगता है। और 10वां है हमारा कोष्टक चिन्ह, इस प्रकार लगता है। 11वां है हमारा लाघव चिन्ह, इस प्रकार लगता है। 12वां है हमारा हंस पद या फिर त्रुटि पद, इस तरीके का चिन्ह होता है इसका। 13वां है हमारा तुल्यता या समता मूलक चिन्ह, इस प्रकार होता है। और 14 है हमारा उपविराम या अपूर्ण विराम, इस प्रकार होता है। और 15वां है हमारा पुनरुक्ति सूचक, इस तरीके से चिन्ह लगता है इसका। अगला है लोप चिन्ह, इस तरीके से लगता है। और 17 है हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इस तरीके से लगता है। 18 है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह, इस प्रकार लगता है। और 19वां है टीका सूचक, इस तरीके से लगता है। 20 है हमारा पाद बिंदु, इस तरीके से लगता है। और वहीं पर दोस्तों ये पाद चिन्ह है और ये पाद बिंदु है। पाद बिंदु हमारा इस तरीके से लगता है, पाद चिन्ह जो है इसका इस तरीके से चिन्ह होता है। तो उसके आगे देखते हैं। पहला हम विस्तार पूर्वक जो देखेंगे, पहला है हमारा अल्प विराम की जो है परिभाषा देखते हैं पहले। जहां थोड़े समय के लिए रुकना हो तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं इसमें एक स्थान पर प्रयुक्त समान शब्दों और वाक्यों को अलग करने के लिए जो उदाहरण है देखते हैं। इसमें पहला उदाहरण है महिमा अनीता, महिमा के बाद कामा लगा है, फिर अनीता, फिर कामा, निधि और राधिका खेल रही हैं। और वहीं पर दूसरा उदाहरण है वह परिश्रमी कामा ईमानदार कामा स्वस्थ और सुंदर है। तो यहीं पर दूसरा पॉइंट देखते हैं उपवाक्यों को अलग करने के लिए। इसका उदाहरण देखते हैं वह पढ़ता तो बहुत है कामा पर सफल नहीं होता। और दूसरा है हमारा जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, यहाँ पर कामा लगा है। यहाँ पर दोस्तों था वाक्य शब्दों और वाक्यों के बीच में अलगाव था, यहाँ पर जो है उपवाक्यों को अलग करने के लिए उदाहरण है ये वाला। तो यहाँ पर देखिए वह पढ़ता तो बहुत है कामा लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर है जो कुछ भी होगा कामा लगा है। अब उसके आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट इसमें, यह वह तब तो आदि के स्थान पर। तो देखते हैं इसका उदाहरण जब आप आए कामा मैं पढ़ रहा था। और दूसरा उदाहरण इसमें जो घड़ी आपने भेजी थी कामा मुझे मिल गई है। वहीं पर अगला पॉइंट है
संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए तथा है या नहीं, हाँ या नहीं के पश्चात, इसके पश्चात उदाहरण देखते हैं। मित्रों कामा मुझे आज घर पर आवश्यक कार्य है। और दूसरा है उसमें रमेश कामा मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगा। उसके आगे है अगला हाँ कामा मैं भी चलूंगा। अगला पॉइंट है इसमें अभिवादन कामा समापन कामा पता कामा दिनांक आदि के लिए जो कामा प्रयुक्त करते हैं हम उसके उदाहरण देखते हैं। तो ये अभिवादन में पूज्य दादी जी कामा प्रिय मित्र कामा का प्रयोग हुआ। समापन में भी देखते हैं भवदीय कामा तुम्हारा प्रिय मित्र कामा का प्रयोग इसमें भी हुआ। पता है देखते हैं, पता लिखते हैं कैसे, कहाँ पर कामा लगता है, हम इस चीज को जान रहे हैं। यहाँ पर कहाँ लगता है, किस वाक्य में लगता है, इस तरीके से पता में पता अगर लिख रहे हैं 14A कामा सिविल लाइंस के बाद कामा फिर लगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी यहाँ पर कामा लगता है। फिर दिनांक लिखते हैं तो दिनांक है, दिनांक के बाद 2 जून कामा 2023। तो इस तरीके से हमारा अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग होता है दोस्तों। आगे देखते हैं हम अगला अर्धविराम ऐसे लगता है। इसकी परिभाषा देखते हैं जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहाँ अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला है उदाहरण रमेश सुरेश दिनेश और गोपी आए थे। यहाँ पर देखिए अर्धविराम का चिन्ह लगाया गया। ये सब अब वहाँ जाएंगे। और दूसरा है हमारा जो काम मैं आज पूरा नहीं कर सका, जो काम आज मैं पूरा नहीं कर सका, यहाँ पर भी देखिए अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, वह कल पूरा हो जाएगा। और तीसरा है हमारा चांदी बहुमूल्य धातु है पर लोहे का भी कम महत्व नहीं है। तीसरा देखते हैं हमारा क्या है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह का ऐसे चिन्ह लगता है उसका। इसकी परिभाषा देखते हैं वाक्य समाप्त कर पूर्ण विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं सदा सत्य बोलो, उसके बाद देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। दूसरा है हमारा किसी को मालूम नहीं कि वह कहाँ से आया, किसी को मालूम नहीं कि वह कहाँ से आया, यहाँ पर वाक्य समाप्त के बाद देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। और तीसरा है हमारा उदाहरण परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यहाँ पर भी देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, यहाँ पर भी आखिरी में वाक्य समाप्त होने के बाद में, लाइन समाप्त होने के बाद में आखिरी में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का ऐसे प्रयोग होता है, इस तरीके से चिन्ह इसका होता है जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। इसकी परिभाषा देखते हैं जब किसी से प्रश्न किए जाने का बोध होता है, जब किसी से प्रश्न किए जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इसमें कब क्या क्यों कैसे क्वेश्चन करके प्रश्न किया जाता है, शब्द ले करके प्रश्न बनाया जाता है। उदाहरण देखते हैं जैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे। दूसरा है हमारा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क प्रयोग हुआ। आप किस कक्षा में पढ़ते हो, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखते हैं तुम कब जाओगे, यहाँ पर भी। और वह कौन है, वह कौन है, यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। आश्चर्य चिन्ह भी इसी को कहते हैं, विस्मय बोधक को या विस्मयादि बोधक को भी आश्चर्य चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं विस्मय हर्ष शोक घृणा आश्चर्य आदि भाव का बोध होता है। उदाहरण देखते हैं जैसे आहा कैसा सुहावना मौसम है। अगला है अरे तुम आ गए,
उसके बाद है छी कितनी बदबू है। उसके बाद है संबोधन के लिए डैश गोपाल यहाँ आओ। अगला देखते हैं छठा वाला निर्देशक व पाद चिन्ह जिसको हम इंग्लिश में डैश कहते हैं। इसको देखते हैं इसकी परिभाषा। वाक्य में टूटे विचारों को जोड़ने या किसी कवि के बाद उसकी रचना लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण गांधी जी ने कहा डैश का प्रयोग हुआ यहाँ पर हिंसा मत करो। अगला है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है? तो यहाँ पर डैश का प्रयोग हुआ है, उसके बाद लिखा गया है लोकमान्य तिलक ने कहा है। अगला है हमारा महेश डैश का प्रयोग हुआ है यहाँ पर देखिए। उसके बाद पढ़ाई कैसी चल रही है। आगे देखते हैं हमारा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस तरीके से हमारा लगता है। अवतरण चिन्ह भी इसी को ही कहते हैं, उद्धरण चिन्ह को भी। अगला इसकी परिभाषा देखते हैं आगे। किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। किसी कथन को ज्यों का त्यों, यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसको तुलसीदास जी ने कहा है। देखिए यहाँ पर हमारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसके बाद जीवन विश्व की संपत्ति है। जीवन विश्व की संपत्ति है, यह किसने कहा है? तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। देखिए यहाँ पर भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं योजक या विभाजक। आगे देखते हैं योजक या विभाजक या समासक चिन्ह कहते हैं इसको इस तरीके से चिन्ह लगाया जाता है। समानार्थी विलोम शब्द तथा तुलनावाचक शब्दों में किया जाता है। जैसे सुख डैश दुख, माता डैश पिता, तुम डैश सा, कभी कभी। देखिए यहाँ पर एक तिहाई, लोक परलोक, तन मन धन, चांद सा चेहरा, यहाँ से बीच बीच में देखिए प्रयोग हुआ है डैश का हमारा। और अगला नंबर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी को विस्तृत करना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कृपया निम्न नियमों का पालन करें। देखिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है, यहाँ पर भी हमारे विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह को इस तरीके से लगाया जाता है, यही पहचान है, इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से प्रयोग में आते हैं हमारे शब्दों में। तो देखते हैं इसके आगे। इस चिन्ह का प्रयोग विकल्प दिखाने तथा अंक को दर्शाने में किया जाता है। किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में किया जाता है। जैसे वह दूर से सोचने वाला दूरदर्शी है, यहाँ पर देखिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे, तो यहाँ पर भी हमारा कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे है 1 2 3, यहाँ पर भी देखिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी का और खा, इन दोनों में भी आदि शब्द हैं। देखते क्वेश्चन बाकी बार खड़बड़ा होना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। दशहरे के अवसर पर दशानन रावण के पुतले का दहन किया जाता है। उपयुक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं अवतरण चिन्ह, बी है पाद बिंदु या पाद चिन्ह, सी है कोष्टक और डी है हंस पद। तो इसमें दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन
सही है कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। अगला नंबर है हमारा संक्षेपक या लाघव चिन्ह। संक्षेपक या लाघव चिन्ह इस जीरो जैसा चिन्ह इसका बनता है। देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, हमको उत्तर प्रदेश लिखना है तो शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे हम। डॉक्टर लिखना है बड़ा रूप ना लिख करके ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट में। और एम ऐसे लिखेंगे MR, MA, प्रोफेसर, पंडित आदि। इन सब को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे हम, छोटा करके बड़ा ना लिख करके। तो कहने का मतलब पहला अक्षर लिख करके उसके पीछे अगर हम जीरो लगा देंगे तो वो हमारा पूरा वाक्य पढ़ा जाएगा। दूसरा देखते हैं हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। इसका चिन्ह दोस्तों ऐसे बनता है, उल्टे एकदम वाई जैसा कुछ ऐसे बनता है। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द अंश छूट जाता है तो वहाँ हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं मोहन बाजार से लाया। जैसे आप कोई वाक्य लिखें मोहन बाजार से लाया और यहाँ पर जो है सामान छूट गया आपको लिखना, तो यहाँ पर जो जगह है इस तरीके से आप चिन्ह बना करके और इस यहाँ पे जो शब्द भूल गए हैं आप उस शब्द को इसके ऊपर लिख देंगे तो यही हमारा हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग हुआ वाक्य में। दुख सुख तो में लगे ही रहते हैं। यहाँ पर आप वाक्य लिखना भूल गए हैं तो इस तरीके से आप चिन्ह बना करके उसके ऊपर आप भूले हुए वाक्य को लिख देंगे तो हमारा वाक्य पूरा पढ़ा जाएगा उसी में। तो इस तरीके से हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा समता सूचक अथवा तुल्यता बोधक। समता सूचक अथवा तुल्यता बोधक चिन्ह ऐसे होता है इसका। देखते हैं इसका प्रयोग। जब किसी शब्द का अर्थ लिखते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ललित का अर्थ होता है सुंदर, हास का अर्थ होता है हंसना, तो इसलिए यहाँ पर इस चीज को बराबर का चिन्ह या तुल्यता बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह का दोस्तों इस तरीके से चिन्ह लगता है इसका। देखते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना होता है तब उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपविराम का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है। तीसरा अनिरुद्ध के बाद जो है हमारा देखिए उपविराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया। मेरा जीवन देश के काम आए बस यही इच्छा है। अगला है मनीष के बाद भी देखिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सच कहा तुमने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला देखते हैं इसके आगे विराम चिन्ह के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है प्रश्न के चिन्ह कौन सा है? प्रश्न का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए देखते हैं ये वाला है या फिर बी, सी है कि डी है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क इसी को कहते हैं इंग्लिश में। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए है या फिर बी है या फिर सी या फिर डी। तो हमारा डी वाला है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अल्प विराम का चिन्ह है। ऑप्शन ए है या फिर बी है या फिर सी या फिर डी। तो ऑप्शन हमारा ए है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ऑप्शन ए वाला है या फिर बी या फिर सी या फिर डी। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिन्ह ये लगा है आगे विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। ये कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? विराम चिन्ह
उपविराम है या फिर बी तुल्यता सूचक है या फिर सी लाघव चिन्ह है या फिर डी संयोजक चिन्ह है। तो इसमें दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, तुल्यता सूचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ऑप्शन ए देखते हैं 10, बी है 19, सी है 21 और डी है 20। तो हमारा 20 माना गया है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए देखते हैं अवतरण चिन्ह है, बी कोष्ठक है या फिर सी अल्प विराम है, डी अर्ध विराम है। तो दोस्तों इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, हमारा अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं। वाह, वाह के बाद ये इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वाह कितनी सुंदर पोशाक है, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह है या फिर बी निर्देशक चिन्ह है या फिर सी अल्प विराम चिन्ह है या फिर डी अवतरण चिन्ह है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, ये चिन्ह विस्मय बोधक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी कथन को जैसा का तैसा व्यक्त करना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं योजक चिन्ह, बी है प्रश्नवाचक चिन्ह, सी है विवरण चिन्ह और डी है उद्धरण चिन्ह। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है दोस्तों? इसमें उद्धरण चिन्ह हमारा सही आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करना होता है तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं कोष्ठक, बी है विवरण और सी है उपविराम और डी है हंस पद। तो इसमें दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्त सूचक चिन्ह इस प्रकार लगता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या शब्द को दोबारा लिखने के श्रम से बचने के लिए किया जाता है। जैसे श्याम डैश करके 10 रुपये, रुपए जो है लिखना है पूरा, तो यहाँ पर रुपए लिख दिया गया है, रू लिख के उसके बाद बिंदी लगा दिया गया है। उसके बाद देखिए मोहन, मोहन के बाद यहाँ पर शॉर्टकट में जो लिखा है इस चिन्ह का जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यहाँ पर जैसे 10 रुपये लिखा है तो यहाँ पर मोहन लिख करके 10 रुपये न लिख करके इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसको पुनरुक्त सूचक चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार प्रयोग होता है। अगला देखते हैं। लोप या पदलोप चिन्ह इस प्रकार लगता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना होता है तब पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं टिकट ले आऊंगा पर नहीं चलूंगा, मैं टिकट ले आऊंगा पर नहीं चलूंगा, यहाँ पर देखिए प्रयोग हुआ है पदलोप चिन्ह का। अगला देखते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस प्रकार अंग्रेजी की यस जैसा बनता है। ये इसका प्रयोग होता है इस चिन्ह का। देखते हैं। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम लिखना हुआ हमें, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का बनता है ये चिन्ह लिखते हैं हम ओम लिखने में। जैसे राम लिखना हुआ, इस प्रकार का ये वाला चिन्ह यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। आदि शब्द हैं जिनमें प्रयोग होता है। अगला है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार का लगता है। देखते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, पुस्तक के अध्याय के समाप्त होने पर समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय या पुस्तक समाप्त हो चुकी है। जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा टीका सूचक या तारक सूचक, इस प्रकार का चिन्ह लगता है। देखते हैं प्रयोग। ये चिन्ह फुट नोट अथवा टिप्पणी देने के लिए लगाए जाते हैं। अगला है हमारा
पाद बिंदु चिन्ह इस प्रकार का प्रयोग होता है लगा करके अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह पाद बिंदु चिन्ह कहलाता है। जैसे वकील, जहीर, कफन। देखिए यहाँ पर लगा है, नीचे नीचे लगा है जो बिंदी के रूप में, इसी को पाद बिंदु चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन का। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को लिख देते हैं। ऑप्शन ए है लाघव चिन्ह, बी है त्रुटिबोधक चिन्ह, सी है टीका सूचक चिन्ह। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, लाघव चिन्ह होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उपविराम चिन्ह है। निम्न में कौन उपविराम चिन्ह है। ऑप्शन ए है या फिर बी है, सी है या फिर डी है। तो दोस्तों हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन अवतरण चिन्ह है। निम्न में कौन अवतरण चिन्ह है। ऑप्शन ए है, बी है या फिर सी है या फिर डी है। तो ऑप्शन हमारा बी है दोस्तों, अवतरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विराम चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है लोप चिन्ह, बी है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, सी है समता सूचक चिन्ह। तो ऑप्शन ए है हमारा दोस्तों लोप चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, किस चिन्ह का प्रयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन ए है टीका सूचक, बी है पाद बिंदु, सी है निर्देशक और डी है समाप्ति सूचक। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है दोस्तों, हमारा ऑप्शन हमारा इसमें दोस्तों डी वाला सही है, समाप्ति सूचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, निम्न में किस में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए देखते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, या फिर बी तन मन धन, बी ऑप्शन का प्रयोग हुआ है, या फिर सी जयशंकर प्रसाद डैश उनकी रचना कामायनी, डी ऑप्शन है हमारा ब्रैकेट में का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही है। ये चिन्ह दोस्तों योजक चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर उपरोक्त शब्दों में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए देखते हैं पुनरुक्ति सूचक, बी है अर्ध विराम, सी है लाघव चिन्ह। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण। देखिए चिन्ह प्रयोग हुआ है यहाँ पर, प्रदूषण एक अभिशाप उपयुक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए देखते हैं उपविराम, बी है अल्प विराम, सी है तुल्य सूचक, या फिर डी है पूर्ण विराम। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, उपविराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने डॉक्टर वत्स की मधुशाला पढ़ी, उपर्युक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए देखते हैं निर्देशक चिन्ह, बी है उद्धरण चिन्ह, सी है योजक चिन्ह और डी है अपूर्ण विराम। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।